Hi students, welcome back to Johari Pathshala. This is Amit Johari sir. Today we are going to do the quick revision of parabola. Conics बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जी मेन के लिए, तो इसका रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका फुल वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. कई बच्चे जी मेन में पैराबोला के क्वेश्चन जब आते हैं या तो वो उसे छोड़ देते हैं या उसे रॉन्ग कर देते हैं. रीजन बहुत सिंपल रहता है, पैराबोला में काफ़ी सारे फॉर्मूलेज होते हैं और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. अगर आपने दोनों याद रख लिए तो आपका काम इजीली हो जाता है. कोनिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए कोनिक से स्टार्ट करते हैं. पैराबोला स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक पॉइंट पे ध्यान देते हैं. इट इज ए पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन. तो कोनिक से चार फिगर हमको मिलते हैं: पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो कोनिक्स में जब इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी होगी टू वेरिएबल की, और आपसे पूछेंगे बताइए ये कौन सा फिगर को डिनोट कर रहा है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, ऑप्शन में आपको मिलेंगे. तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारी इक्वेशन जो दी जाती है, किसी भी कोनिक की जनरल इक्वेशन जो होती है, मैं फिर बता रहा हूं, अभी हम कोनिक पे बात कर रहे हैं. किसी भी कोनिक की जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस प्लस f² af² प्लस bg² प्लस c इक्वल टू 0. दिस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्चुअली रिप्रेजेंट कोनिक. इससे सारे कोनिक रिप्रेजेंट हो जाते हैं. अब आपको ऐसी ही कोई इक्वेशन दी जाएगी और आपसे पूछेंगे बताइए कौन सा है इस इक्वेशन से डिनोट कर रहा है जो, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसमें टिक करना पड़ेगा. यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी है, जिसमें सबसे पहली है आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना. डेल रिप्रेजेंट डिस्क्रिमिनेंट, इसका नाम क्या है? डिस्क्रिमिनेंट. ये आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है. यही वैल्यू आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको इस केसेस के बारे में बताएगी. तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH इक्वल टू डेल. दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल. अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली तो यहां बड़े इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दो टाइप से आएगी. तो दोनों केस लेते हैं हम. पहला केस है या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, या फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं आएगा. अदर देन 0 उसकी वैल्यूज आएंगी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझने के लिए. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो कोई भी कोनिक फिगर नहीं है, इट जस्ट शोज द स्ट्रेट लाइन. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो ये जो इक्वेशन दी गई है रिकॉग्नाइज करने के लिए क्वेश्चन में, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन शो कर रही है. अगर डेल 0 नहीं आता है तो ये कोई ना कोई एक कोनिक का फिगर शो कर रही है. तो सबसे पहली बात तो यहां आ गई. अब डेल 0 आने में भी तीन केसेस हैं. डेल 0 आने में भी तीन केसेस हैं. तो डेल के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हमें मिलती है वो मिलती है इसेंट्रिसिटी. कोनिक पूरा इसेंट्रिसिटी और इस डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड है. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं. कोनिक्स को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं. कोनिक्स को समझने के लिए हमने देखा यूक्लिड ने कितना अच्छा बताया कि दो डबल कोन लिया उसने अपना डबल कोन लिया और उसमें से प्लेन कट करके ये इसको बोला जनरेटर, ये हो गई एक्सिस. अब डिफरेंट एक बार प्लेन ऐसे रखा, फिर उसको रोटेट किया अबाउट द एक्सिस. ठीक है, लेकिन ये समझना मैथमेटिकल आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम पर्पस के लिए. तो आप पूरे कोनिक्स को एक सिंपल वर्ड में समझिए. हमेशा एक फिक्स लाइन होगी जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स, और एक फिक्स पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे फोकस. बस ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझने के लिए. कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट XY हैं, उसका रेशियो ऑफ डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से हमें लेना होता है. दैट शोज द इसेंट्रिसिटी विच इज E. मतलब इसको F नाम दे देते हैं, तो FP अपॉन
MP दैट रिप्रेजेंट द इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक, ये डिस्टेंस को। तो आप ये पार्ट को अगर याद नहीं रखते हैं कोई बात नहीं, आप किसी भी कोनिक को पढ़ें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फिक्स लाइन है डायरेक्ट्रिक्स और एक फिक्स पॉइंट है फोकस। पूरा कोनिक के पैराबोला जितने भी फिगर हैं वो सब इसी से डिराइव होते हैं, इसेंट्रिसिटी। अब हम वापस आ जाते हैं, हमने देखा सर आपने जनरल इक्वेशन बताई रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोनिक के लिए, तो आपने बोला डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लो। तो दो फॉर्म आया, या तो डेल जीरो आया या डेल जीरो नहीं आया। डेल जीरो आया तो कोई कोनिक का फिगर नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। अगर डेल जीरो नहीं आया तो कौन सा कोनिक का फिगर है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो कौन सी स्ट्रेट लाइन है, तो वो अब पता पड़ेगा ई से। तो अब यहाँ पर ई कैलकुलेट करना है। अगर ई इक्वल टू 0 आ जाता है, अगर सॉरी ई इक्वल टू 1 आ जाता है, अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे ई इक्वल्स टू 1 आ रही है, अब कैसे पता चलेगा सर ई इक्वल्स टू 1 आ रहा है? तो हम ये डिस्टेंस तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, हमें तो सिर्फ इक्वेशन दी होगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये जो h दे रखा है ना, h कोफिशिएंट, इसको देखिए और a इंटू बी के मल्टीप्लाई को देखिए। अगर e इक्वल्स टू 1 तभी आएगा जब h स्क्वायर अपॉन ए बी 1 हो जाएगा, मतलब h स्क्वायर इक्वल टू ए बी आया, दैट शोज कि e इक्वल्स टू 1 है। अगर e इक्वल्स टू 1 आ रहा है डेल जीरो वाली कैटेगरी में, तो ये है कोइंसिडेंट लाइन। तो ये क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस। अगर E1 नहीं आ रहा है, E ग्रेटर देन 1 आ रहा है सर, E ग्रेटर देन 1 कैसे पता पड़ेगा? h स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, दैट मीन्स h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आएगा, h ए बी इक्वेशन से मिल जाएंगे। तो आपको ये पता पड़ गया E ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन। ये क्या बताएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस हैं ये, और इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये सारी लाइन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और उसका नाम है फोकस। ये सारी लाइंस अगर E ग्रेटर देन 1 आता है, h स्क्वायर इक्वल टू ए बी आता है, तो हमें ये पता पड़ता है इस कैटेगरी में कि ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और वो सारी स्ट्रेट लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, विच इज कॉल्ड फोकस। ठीक है जी। अब इसमें तीसरा केस बनेगा। तीसरा केस क्या बनेगा? व्हेन E इज लेस देन 1। कैसे कैलकुलेट करेंगे? h स्क्वायर अपॉन ए बी लेस देन आएगा 1, तो h स्क्वायर इज लेस देन ए बी आ जाएगा। अगर ये ऐसा होता है तो इमेजिनरी लाइन आपको मिलेगी। आपको क्या मिलेंगी? इमेजिनरी लाइंस, मतलब ऐसी लाइन जो है लेकिन मुझे नहीं दिख रही है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी लाइंस। ठीक है जी। तो ये तीन केस बन गए। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आई, तो उस केस में आपको कोई भी कोनिक फिगर नहीं मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कौन सी स्ट्रेट लाइन मिलेगा ये इसेंट्रिसिटी पर डिपेंड करेगा, जो हम h स्क्वायर अपॉन ए बी से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं इसकी सेकंड फॉर्म पर। अगर डेल जीरो नहीं मिला तो पक्का कोनिक फिगर है। अब कौन सा कोनिक फिगर है? अगेन इसेंट्रिसिटी इज गोइंग टू टेल। अगर मान लो E इक्वल्स टू 1 है, अब ये तो नहीं पूछोगे E कैसे कैलकुलेट करूं, अभी बताया h स्क्वायर अपॉन ए बी से कैलकुलेट करना है, मतलब अब E इक्वल्स टू 1 है तो h स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया। तो भैया ये बन जाएगा आपका पैराबोला। तो आप जो ऑप्शन दिए होंगे क्वेश्चन में टू रिकॉग्नाइज दिस इक्वेशन, तो आप क्या टिक करोगे? अगर डेल जीरो और E इक्वल्स टू 1 है, पैराबोला है वो। सेकेंड, अगर E1 नहीं है, E ग्रेटर देन 1 है, तो दैट मीन्स h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आएगा इक्वेशन से, तो ये बन जाएगा आपका हाइपरबोला। तो आप उसमें हाइपरबोला पे टिक करना। अगर E लेस देन 1 है तो h स्क्वायर लेस देन ए बी आएगा, और ये बन जाएगा आपका एलिप्स। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोनिक व्हेन इक्वेशन ऑफ कोनिक इज गिवन कैन बी डन बाय दिस वे, विच इज वेरी इजी। सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए और h स्क्वायर अपॉन ए बी, उससे आपको पता लग जाएगा कि कोनिक कौन सा, ये जो कोनिक की इक्वेशन है वो कौन सा फिगर को रिप्रेजेंट कर रही है। काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन अगर आता है तो ये फंडामेंटल पे बेस्ड है, आपके आराम से +4 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। हमने देखा कोनिक्स को समझने के लिए हमने कोन वाला मेथड छोड़ दिया, इजी वाले मेथड पे गए कि हमेशा हमें एक फिक्स लाइन
डायरेक्ट्रिक्स और एक फिक्स पॉइंट है, फोकस को याद रखना है। और उस एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से, उनका रेशो ही हमें बताता है इसेंट्रिसिटी, जो सारे फिगर को जनरेट करेगा। स्ट्रेट लाइन वाले फिगर को डीजनरेशन कहते हैं, डीजनरेटेड फिगर, और पैराबोलिक ये जो फिगर है कोनिक के, इनको हम बोलते हैं जनरेटेड फिगर। ठीक है जी। अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट थिंग पर, कि अब हम चलते हैं, अब हम सिर्फ पैराबोला डिस्कस करते हैं कि सर ये तो हो गया रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फिगर, अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक दिया हो, अब मुझे पैराबोला को रिवाइज करना है, इतना अच्छे से रिवाइज करना है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं उसको इजीली सॉल्व कर पाऊं। तो पैराबोला क्या होता है? पैराबोला में हमने देखा अभी अभी इसेंट्रिसिटी होती है 1। इसेंट्रिसिटी 1 का मतलब क्या है? डायरेक्ट्रिक्स जो फिक्स लाइन है उससे फिक्स पॉइंट जो फोकस है उसका डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से बिल्कुल सेम आता है। अगर ये पॉइंट एक्स वाई ले लिया तो फोकस से उसका डिस्टेंस और फिक्स लाइन से उसका डिस्टेंस सेम आता है, मतलब पी एफ इज ऑलवेज इक्वल टू पी एम इन केस ऑफ पैराबोला। तो ऐसा फिगर का द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड द फिक्स लाइन इज कॉल्ड पैराबोला। लोकस का मतलब आप सबको पता होगा, मैं जस्ट एक रिकॉल कर देता हूं। लोकस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ दैट पॉइंट विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। कोई भी कंडीशन अगर आपको दी हुई हो तो उसको, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबको ज्वाइन करने पे जो फिगर मिलता है दैट इज कॉल्ड द लोकस ऑफ पॉइंट। ठीक है जी। तो ऐसे जितने भी बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स मिलेंगे, इन सबको अगर हम ज्वाइन कर देंगे जिनका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से सेम है, तो फिगर कौन सा फॉर्म होगा? पैराबोला। अब हम पैराबोला की चलते हैं एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेके, स्टैंडर्ड इक्वेशन से समझते हैं और फिर उसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम बाकी पैराबोलास को समझ लेंगे। तो पहले हम लेते हैं पैराबोला जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है। ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया। हम ये वाला पैराबोला डिस्कस कर रहे हैं। ये है वो पैराबोला जिसकी वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स यानी V, ये है इसका फोकस, कोनिक का फिक्स पॉइंट, ये है इसकी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जिसको हम M डैश बोल देते हैं। इस पैराबोला की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होते हैं? स्टैंडर्ड पैराबोला 4 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? जिनका वर्टेक्स ऑरिजिन लिया जाता है। जिनका वर्टेक्स ऑरिजिन लिया जाता है उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। अब इनका मतलब क्या है सर? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तो मैं समझ गया, वर्टेक्स आपने बोला तो वर्टेक्स क्या होती है? पैराबोला और एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है? ये जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, और पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं वर्टेक्स, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में ओरिजिन पे लिया जाता है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए। एक्सिस क्या होती है? एक्सिस वो लाइन होती है जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है और फोकस से पास करनी चाहिए। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासेस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो इस समय उसकी एक्सिस, इस पैराबोला स्टैंडर्ड केस में एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। तो एक्सिस की इक्वेशन में क्या लिख दूंगा? y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में ओरिजिन पे होता है। ये चारों केसेस में, या वो इस तरफ हो या इस साइड हो या अप और या डाउन हो, सारे स्टैंडर्ड केसेस में वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे ही रहेगा। अब जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट, तो हमने यहां से यहां तक का डिस्टेंस a ले लिया, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? a, 0। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो उसके कोऑर्डिनेट a, 0 आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए a, 0। ठीक है जी, ये हो गया फोकस। अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट थिंग पे। हमने वर्टेक्स डिस्कस किया, हमने फोकस डिस्कस किया,
हमने एक्सिस देखा, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ कोनिक। वर्टेक्स हो गया, एक्सिस हो गया, फोकस हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसकी लेटस रेक्टम समझते हैं। व्हाट इज लेटस रेक्टम? किसी भी पैराबोला में एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए विच पासेस थ्रू दी फोकस, तो लेटस रेक्टम कौन सी लाइन है जो दो केस को सेटिस्फाई करे? एक तो वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो रही हो। तो मैंने ऐसा देखा कि इसको मैंने ऐसे कट कर लिया, एल एल डैश। ठीक है जी, तो ये है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम मींस द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है एंड विच पासेस थ्रू दी फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। अगर मैं इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखूं तो वो आती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ए क्या है? फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स। और 4a क्या होती है? 4a होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये जो लेटस रेक्टम लिखा है इसकी लेंथ होती है 4a। ठीक है जी, तो कभी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन मिले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, उसमें जो 4a होगा वो लेटस रेक्टम की लेंथ रहती है। समझ गए? लेटस रेक्टम दो कंडीशन होती हैं, लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पासेस थ्रू दी फोकस, दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम को हमने लेंथ तो समझ लिया 4a होती है, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 2a और डाउन में भी 2a, सिमेट्रिक फिगर है अपनी एक्सिस के अराउंड, तो ये आ गया। अब इस लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें? ये डिस्टेंस तो a है तो x वाला डिस्टेंस तो a हो गया, ये 2 है तो 2a हो गया। इसका डाउन वाले में x तो a ही रहेगा पॉजिटिव, लेकिन y ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो y हो गया नेगेटिव -2a। तो लेटस रेक्टम के हमने दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर लिए, लेंथ भी कैलकुलेट कर लिया और हम उसको समझ भी गए। अब आते हैं पैराबोला की नेक्स्ट टर्म पर, उसको हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे जी? डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट मतलब y वाला जो हम कोऑर्डिनेट लेते हैं दैट इज कॉल्ड एब्सिसा, मींस x कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट मींस y कोऑर्डिनेट। कोई भी लाइन ड्रॉ की जाए which is perpendicular to the axis but does not passes through the focus। लेटस रेक्टम में क्या था? परपेंडिकुलर थी और फोकस से भी पास हो रही थी। अब फोकस से पास मत करो, कोई भी एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो जो पैराबोला को आइदर साइड पे इंटरसेक्ट करे, दिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट रख देते हैं एंड पॉइंट्स के Q एंड Q डैश। तो Q डैश क्या हो गया आपका? डबल ऑर्डिनेट। अब इसके कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करने हो तो अगर मान लो इसका x कोऑर्डिनेट मुझे पता है h, सिंस इट इज इंटरसेक्टिंग द पैराबोला, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में जब मैं h रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? h यहां रख दिया तो 2√ah। सेम डाउनवर्ड में भी मुझे मिल जाएगा h -2√ah। तो ये मुझे मिल गया क्या? ये मुझे मिल गया डबल ऑर्डिनेट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, डबल ऑर्डिनेट इज द लाइन परपेंडिकुलर तो है बट फोकस से पास नहीं हो रही है। तो अब यहां पे रिलेशन बैठता है कि लेटस रेक्टम और डबल ऑर्डिनेट वाली दोनों लाइन आपस में पैरेलल तो होती हैं। ठीक है जी, तो मतलब क्या हुआ? लेटस रेक्टम इज द स्पेशल केस ऑफ डबल ऑर्डिनेट which passes through the focus। We can make this definition। एग्जाम में जी मेन में ये लोग वर्ड से आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आपको वर्ड्स के साथ जो प्ले करते हैं ये लोग, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया था, मैं पहचान नहीं पाया, रॉन्ग हो गया, +4 की जगह -1 हो गया। ऐसा नहीं होगा अगर आप चीज़ों को बहुत ध्यान से और पेशेंटली समझेंगे। एक रिक्वेस्ट है हमेशा आप लोगों से, जब भी आप वीडियोस देखते हैं तो आप उस वीडियो के साथ पेन पेपर लेके बैठा कीजिए।
ठीक है जी, साथ साथ नोट डाउन करिए। ठीक है, मैं फिजिक्स और मैथ दोनों के वीडियो कंटिन्यूअसली डालता हूं। पूरा जी मेन का सिलेबस, पूरा नीट का सिलेबस, क्लास 11 12 एंड 9 10 फाउंडेशन पूरा आपको इस चैनल पे मिलेगा, बने रहिए। ठीक है जी, तो अब हम आ गए डबल ऑर्डिनेट, हमने समझ लिया। अब एक नई चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं उसको हम? फोकल कॉर्ड। सर्कल में कॉर्ड का मतलब तो हम समझते हैं जो सर्कल के सेंटर से पास ना हो लेकिन डायमीटर की तरह दोनों साइड पे सर्कल को टच करे, दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड। वो सेंटर से पास नहीं होनी चाहिए। अब पैराबोला का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, सारे कोनिक फिगर में सेंटर होता है, बट पैराबोला एक अकेला ऐसा फिगर है जिसका कोई सेंटर नहीं होता है। ठीक है जी, तो अब इसकी फोकल कॉर्ड के लिए हम क्या डिफाइन करें? तो फोकल कॉर्ड का मतलब होता है, मैं अलग से फिगर बनाता हूं। फोकल कॉर्ड का मतलब क्या होता है? ये मान लो फोकस है, तो फोकस से पास होने वाली जितनी भी लाइन होंगी जो आइदर साइड ऑफ द पैराबोला पे इंटरसेक्ट करें, दैट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड्स। मैं बना के दिखाता हूं। ये रही एक फोकल कॉर्ड, ये रही एक फोकल कॉर्ड, ऐसे बहुत सारी फोकल कॉर्ड, ये रही एक फोकल कॉर्ड, ये रही एक फोकल कॉर्ड। इन सब लाइंस में सिमिलरिटी क्या है कि फोकल कॉर्ड इज द लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस एंड टचेस द कोऑर्डिनेट ऑन द आइदर साइड। दिस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। क्लियर हुआ फोकल कॉर्ड का फंडा? ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो और पैराबोला को आइदर साइड पे इंटरसेक्ट भी करे। अरे यार, लेटस रेक्टम का पहले डबल ऑर्डिनेट से रिलेशन मिला, अब इससे भी रिलेशन मिल रहा है। अगर फोकल कॉर्ड, कोई भी फोकल कॉर्ड अगर मैं फोकस से पास कर रहा हूं, वो फोकल कॉर्ड होती है। अगर मैं उसको परपेंडिकुलर ले लूं तो वो लेटस रेक्टम हो जाएगी। दैट मींस द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड इज नोन एज लेटस रेक्टम। तो ये हुई हमारी वो सारी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज एसोसिएटेड विद द पैराबोला, और उनको हम कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने आपको इजीली बता दिया है। अब हम आते हैं इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन को। अभी हमने क्या केस लिया? स्टैंडर्ड इक्वेशन का। लेकिन अगर मान लो स्टैंडर्ड केस में वर्टेक्स ऑरिजिन पे ना दिया हो तो क्या किया जाए? तो उस केस में इसी फिगर को हम दूसरी तरीके से बनाएंगे। तो हम बोलेंगे उसमें कि एक्सिस अगर मान लो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अभी इस केस में जो हमने पढ़ा ये तो एक्स एक्सिस ही एक एक्सिस हो गई थी, लेकिन अब इस केस में जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस नहीं है। तब क्या होगा? तो उस केस में जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं वो चेंज हो जाएंगे। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं। ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है जी, और ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारी पैराबोला की एक्सिस। ये हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स, और ये हो गया हमारा पैराबोला। तो अब वर्टेक्स जो आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट वो ओरिजिन पे नहीं है, उसके कोऑर्डिनेट ओरिजिन से बाहर हैं। अब मान लो और इससे स्टैंडर्ड ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे ना लेते हुए मैं इसको और स्टैंडर्ड ले लेता हूं। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्सिस, ये है हमारा पैराबोला। अब ये जो वर्टेक्स है, ये तो वर्टेक्स तो अब तो ओरिजिन पे नहीं आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे। अब ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्टैंडर्ड केस में क्या करें? तो लेट अस सपोज वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x1 y1। ये डिस्टेंस तो वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, वो तो a ही रहने वाला है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो फोकस के कोऑर्डिनेट में a ये रहा, x1 ये पार्ट है, ये पार्ट है x1, और ये a रहा, तो ये आ गया x1 प्लस a कॉमा। लेकिन अब इसका y पार्ट जीरो नहीं है, ये इसका y पार्ट है y1। तो x1 प्लस a कॉमा y1 इज द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। तो अब इसके साथ साथ इक्वेशन ऑफ जो स्टैंडर्ड पैराबोला थी y² इक्वल टू 4ax, वो तो चेंज हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी? y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस x1।
ये आ गई ऐसी इक्वेशन जिसमें वर्टेक्स आपका एक्स एक्सिस पे नहीं है, मतलब आपकी जो पैराबोला की एक्सिस है, अब इस केस में वो एक्स एक्सिस नहीं है, उससे पैरेलल है। ये वाला केस हमने लिया, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिए, तो न्यू फोकस के कोऑर्डिनेट भी आपके साथ आ गए। अब इससे सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। एक्सिस हमने देखी, तो इसकी एक्सिस क्या होगी, इसकी एक्सिस तो x से a डिस्टेंस पर है, तो ये क्या हो गई एक्सिस। हमेशा इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, आप किसी भी कोऑर्डिनेट में देखोगे तो y कांस्टेंट है, तो y माइनस ए इक्वल टू 0। ये आ जाएगी आपकी एक्सिस की इक्वेशन, जो यहां पर क्या थी, y इक्वल टू 0। अब इसमें लेटस रेक्टम फाइंड करूंगा, तो ये रहा लेटस रेक्टम, मैं दूसरे कलर से बनाता हूं। ये रहा आपका लेटस रेक्टम, ए लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासेस थ्रू द फोकस एल एल डैश। जो स्टैंडर्ड केस में हमने देखा था a टू a और a माइनस टू a था। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अब हमने देखा इसके कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या है x1 प्लस ए, तो ये तो हो गया x1 प्लस ए। अब ये डिस्टेंस क्या है, हमने देखा ये तो y है, तो ये डिस्टेंस क्या है 2a। ठीक है जी, और ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, यहां से लेके ये आ गया 2a प्लस y1। ये आ गए लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट। ठीक है जी। और लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट के बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें डबल ऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा, डबल ऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब इसी स्टैंडर्ड पैराबोला को अगर मैं राइट साइड ओपनिंग ना देते हुए लेफ्ट साइड ओपन करूंगा तो सारी चीजों में क्या चीज चेंज होंगी, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। अगर मैं ऐसा ना बनाते हुए ऐसा पैराबोला बनाऊं स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसका वर्टेक्स है, ओरिजिन पर 0 0, ये इसका फोकस है, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -a,0। ठीक है जी। और वर्टेक्स आ गए 0 0 पे, ये इसकी y एक्सिस है, ये x एक्सिस जो उसकी एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस स्टैंडर्ड की इक्वेशन हो जाएगी y² इक्वल टू -4ax। तो इसी के अकॉर्डिंग बाकी सारे जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं वो एग्जैक्टली चेंज हो जाएंगे। इसकी पूरी लिस्ट चारों पैराबोला, एक ये ओपनिंग, एक ये ओपनिंग, एक ऊपर वाली ओपनिंग जिसमें x² इक्वल टू 4ay आएगा, और नीचे वाली x² इक्वल टू -4ay स्टैंडर्ड इक्वेशन में। अगर उसमें भी वो ये केस देते हैं कि वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो, x एक्सिस मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल हो जाए उसकी एक्सिस, तो उस केस में यही चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो अब गाइस हम चलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते क्या है, पैराबोला में जब जनरल क्वेश्चंस आपको आएंगे ना, तो आपको कई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को एज्यूम करना पड़ेगा, एंड दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप कुछ भी एज्यूम करेंगे एक्स वाई की फॉर्म में, तो आपकी कैलकुलेशन इतने हाई फाई हो जाएंगे कि उस लिमिटेड टाइम में आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई इसके शॉर्टकट के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म डिजाइन की गई है। तो किसी भी, लेट अस सपोज पहले हम डिस्कस करते हैं पैराबोला y² इक्वल टू 4ax। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये कौन सा पैराबोला है भैया, ये पैराबोला वो है जिसकी वर्टेक्स है ओरिजिन पे और उसकी एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस। ठीक है जी। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए, ये मैंने अभी पूरा डिस्कस कर लिया है। फोकस हो गया a0 पर। अब इसमें कहीं पर भी मुझे कोऑर्डिनेट अगर एज्यूम करने हैं एनी पॉइंट ऑफ पैराबोला, तो मुझे देखना है, शॉर्ट हिंट बता रहा हूं अच्छे से याद रखना, जो नॉन स्क्वायर में है, एक्स या वाई में से नॉन स्क्वायर क्वांटिटी कौन सी है, एक्स, तो उसको आप हमेशा स्क्वायर में लेना, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 80², और जो स्क्वायर में है वो हो जाएगा 280। अभी मैं दोनों को प्लस ले रहा हूं क्योंकि इस साइड वाला जो पैराबोला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस जिसकी एक्सिस है, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको क्या लेने हैं, 80² और 280।
नॉन स्क्वायर वाली क्वांटिटी आप याद रखिए एटी स्क्वायर में जाएगी, चाहे वो किसी भी टाइप का पैराबोला हो। अब इसी टाइप में हम देखते हैं कि अगर मान लो इस वाला पैराबोला पे हम देखें तो इस साइड वाले पैराबोला पे जिसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो आपको फिर याद रखना है कोऑर्डिनेट तो सेम रहेंगे, लेकिन जो स्क्वायर वाला है वो अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है जिसमें x नेगेटिव होता है। तो आपको इसी कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट नेगेटिव करके लिख देना है, बाकी रिमेन सेम। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस फॉर्म के लिए ये हो गए। अगर मेरे पास ये वाला पैराबोला आता है अपर साइड वाला जिसमें y एक्सिस इज द एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब मेरी कही हुई बात क्या है, जो नॉन स्क्वायर क्वांटिटी है उसको स्क्वायर वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा 80 स्क्वायर, तो यहां पर y को मिलेगा 80 स्क्वायर पैरामेट्रिक फॉर्म में और इसको मिलेगा 280। सिंस अभी दोनों एक्सिस पॉजिटिव है तो हम दोनों को पॉजिटिव लेंगे। अगर मान लो इसी में डाउन वाला आएगा तो डाउन वाले में क्या हो रहा है, y नेगेटिव हो रहा है, तो डाउन वाले में हमें क्या लेना पड़ेगा, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -80 स्क्वायर और 280। तो ये हैं इसके पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड इक्वेशन। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, आपके इजीली फाइंड कर सकते हैं उसके पैरामेट्रिक फॉर्म से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पे, तो ये आप जरूरी याद रखें। सेकंड हम आते हैं, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की हर बार जो क्वेश्चन होते हैं उसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, बट एज एस्पिरेंट आपको हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ना दी गई हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो ना दी गई हो तो क्या होगा, जनरल केस में लेते हैं। तो जनरल केस में अगर हम देखेंगे तो पैराबोला, ये मान लीजिए y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गया। अब हमें कोई भी पैराबोला दिया गया, ये मान लो उसकी डायरेक्ट्रिक्स है, क्या है ये डायरेक्ट्रिक्स, एनी आर्बिट्ररी लाइन जिसकी इक्वेशन है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। और अब हमें पैराबोला दिया गया ये वाला, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है जी। एक्सिस हमेशा डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है। तो ये आ गया इसका वर्टेक्स, ये हो गया इसका फोकस। अब फोकस के कोऑर्डिनेट फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम a, b एज्यूम कर लेते हैं। तो ये है वो जनरल केस जो स्टैंडर्ड केस से इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। अब इस केस में अगर हमें इक्वेशन फाइंड करनी है तो मैं पूरा डेरिवेशन करके दिखाता हूं, उसके बाद जो लास्ट का फॉर्मूला होगा इक्वेशन का वो आप जरूर याद रखें अपनी मेमोरी में। यहां पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं P, क्योंकि कोई भी कोनिक है उसको हम उस लोकस ऑफ पॉइंट से ही डिसाइड करते हैं। तो पैराबोला में लोकस ऑफ दैट पॉइंट होता है जिसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से सेम होए। तो एक पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, Lx प्लस my प्लस n अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। दैट शुड बी इक्वल, पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन तो यही है ना कि लोकस ऑफ द पॉइंट whose डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस सेम हो। तो ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल लिया, उसकी इक्वेशन दी थी, मैंने फॉर्मूला यूज किया पॉइंट और लाइन के बीच के डिस्टेंस का। अब मैं पॉइंट और पॉइंट, फोकस और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालता हूं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको अंडर रूट में रख देता हूं। अब मुझे इसको जब सॉल्व करना है तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वो होगी mx माइनस एल वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस एक कांस्टेंट नंबर आएगा इक्वल टू 0। ठीक है जी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट नंबर को हम n लिखते हैं, हमने n लिया हुआ है। तो इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी विच इज जनरल फॉर्म ऑफ एनी जनरल पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है।
तो जब भी जनरल पैराबोला पे क्वेश्चन आएंगे तो आप दोनों केसेस याद रखें। अगर आप कोई पॉइंट ले रहे हैं तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लें, अगर आपको जनरल इक्वेशन लेनी है तो ऐसे ही लें। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स एंड वाई जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, एक्स की टर्म, वाई की टर्म और एक कांस्टेंट नंबर। ठीक है जी, तो दिस इज द थिंग।